हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ जाके देख लेना, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है जिसकी वजह से ये सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ये एक सेल है, ठीक है। जो इस सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूक्लियस है, वेसिकल्स है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ठीक है। और इसी प्रकार ये गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स है, इनको ये एनक्लोज करके रखती है, एक सेफर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प करती है? Plasma membrane acts as a barrier that separates the cell from its external environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? एक बैरियर का काम करती है जो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है उसको बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि सेल के अंदर बहुत से जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसके लिए एक सेपरेट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एक सेफर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है जैसे कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये सेल के अंदर एनक्लोज करके रखती है। और जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टॉक्सिन्स या पैथोजेंस जो होते हैं, उनको ये सेल के अंदर एंटर नहीं होने देती। इस प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बैरियर का काम करती है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोटेक्शन में। दूसरा है ट्रांसपोर्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। ये सारे सब्सटेंसेस को सेल के अंदर नहीं आने देती और सारे ही सब्सटेंसेस को सेल के बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। ये जो कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस होते हैं उनको ही सेल के अंदर आने देती है और सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही सेल के बाहर भेजती है। इस प्रकार ये सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंसेस को जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करती है? ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत से मैकेनिज़म्स होते हैं, जैसे कि पहला है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न भी दो टाइप का होता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव डिफ्यूज़न क्या होता है? पैसिव डिफ्यूज़न में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व होकर उसको क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरी साइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। इस प्रकार वो एक साइड से दूसरी साइड को ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। डिफ्यूज़न के लिए जो पैसिव डिफ्यूज़न होता है उसमें किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे कम है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ को मूव करेगा तो इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो गैसेस है ये किसके थ्रू मूव करती है? ये पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू मूव करती हैं। ये जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं और लिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व हो जाती है और एक साइड से दूसरी साइड को ट्रांसफ़र हो जाती हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो ये पैसिव डिफ्यूज़न से गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे जो बड़े होते हैं साइज़ में, वो डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसकी हेल्प से ही वो एक साइड से दूसरी साइड को मूव कर सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स जो कैरियर प्रोटीन का काम करते हैं। तो कैरियर प्रोटीन्स कैसे वर्क करती हैं? कैरियर प्रोटीन्स जो है, कैरियर प्रोटीन बाइंड करती है एक स्पेसिफिक सॉलिड के साथ और उसमें जो कन्फर्मेशनल चेंज लाती है। कन्फर्मेशनल चेंज होने के बाद वो क्या है, जो ट्रांसफर हो जाता है बाउंड सॉलिड के साथ, वो दूसरी साइड को ट्रांसफर हो जाती है। कैरियर प्रोटीन क्या करती हैं? कैरियर प्रोटीन बाइंड करती है एक स्पेसिफिक सॉलिड के साथ और उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है। कन्फर्मेशनल चेंज होने के बाद वो ट्रांसफ़र हो जाती है बाउंड सॉलिड के साथ दूसरी साइड को, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जिसको बोलते हैं एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स जो है ये हम चैनल प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं, इनको कैरियर प्रोटीन्स बोल सकती हैं, जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को हम ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। और दूसरा होता है
एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इसको हम अपफिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। जैसे कि यहाँ पे जो सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वो कम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्टिव डिफ्यूज़न क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं जिसको। ये क्या होता है, ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इसके लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक फ्लोर से किसी दूसरे फ्लोर में जाना है और आपको एक लिफ्ट की हेल्प चाहिए। आप लिफ्ट में जाना चाहते हो, लेकिन जो लिफ्ट है वो पहले से फिल है, ठीक है, वो पहले से फुल हो गई है, उसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, पर आपको जाना है। तो आप अगर जाना चाहते हो तो आपको एक मतलब ज़बरदस्ती उसके अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ज़बरदस्ती जब आप उसके अंदर घुसेंगे तो एनर्जी तो लगेगी ही, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्पेस नहीं है। तो इसीलिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एटीपी की ज़रूरत लगती है, ठीक। एक्टिव डिफ्यूज़न का एग्जांपल है सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप जो होता है ये आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्यों करता है, क्योंकि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि सोडियम की कंसंट्रेशन जो होती है वो इनसाइड द सेल कम होती है और जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन होती है वो इनसाइड द सेल ज़्यादा होती है। तो इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो है सोडियम पोटाशियम पंप हेल्प करता है। तो ये 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजता है और 2 पोटाशियम आयन को अंदर ले आता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल है उसको मेंटेन करके रखता है। ये हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में और जो और भी केमिकल सब्सटेंसेस है उसको उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। अगला है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इसमें जो सेल होता है वो एक्सटर्नल मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है उसको एंगल्फ करके, ठीक है। एंडोसाइटोसिस 2 टाइप का होता है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो होता है इसको हम सैलेटिंग भी बोलते हैं। ये इंजेस्ट करता है पार्टिकल्स को जिनका साइज़ 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है, उसको इंजेस्ट करता है और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो वेसिकल्स फॉर्म होते हैं उनमें एनक्लोज कर लेता है, ठीक है। ये हेल्प करता है सेल को न्यूट्रिशन लेने में और हार्मफुल सब्सटेंसेस को, मतलब जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको एलिमिनेट करने में भी हेल्प करता है, जैसे कि फॉरेन सब्सटेंसेस हो गए। और ये इंपॉर्टेंट होता है, सेलुलर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस कैसे होता है मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बताती हूँ। ये है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। रिसेप्टर्स उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है और रिसेप्टर के साथ बाइंड करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड हो जाती है और उसको बैक्टीरिया जो होता है उसको एनक्लोज कर लेती है वेसिकल की फॉर्म में, ठीक है, वेसिकल। और ये वेसिकल जो होता है ये लाइसोसोम इसके ऊपर अटैक करता है। लाइसोसोम क्या करता है, जो ये बैक्टीरिया है इसको डाइजेस्ट कर लेता है और इसको एलिमिनेट कर देता है सेल से बाहर। फेगोसाइटोसिस कुछ ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन में भी हेल्प करती है, जैसे कि अमीबा है। आपने देखा होगा कि अमीबा की शेप कुछ ऐसी होती है। अगर इसको न्यूट्रिशन लेनी होती है तो ये अपनी बॉडी को इस तरह से मूव करता है और जो न्यूट्रिएंट होता है उसको अपनी बॉडी में एनक्लोज कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये न्यूट्रिएंट आया तो अमीबा क्या करेगा, ऐसे ऐसे इसको एनक्लोज कर लेगा ऐसे अपनी बॉडी में और इस तरह से ये न्यूट्रिशन गेन करता है। दूसरा है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, इसको हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। बाय विच सेल टेक्स इन फ्लूइड्स अलोंग विथ स्मॉल डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स। जो पिनोसाइटोसिस में क्या करता है, सेल जो डिज़ोल्व फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन एक वेसिकल क्रिएट करती है, एक पॉकेट क्रिएट करती है जिसमें वो जो डिज़ोल्व फॉर्म में जो सॉलिड्स हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें कैप्चर हो जाते हैं और वो वेसिकल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच होके सेल के अंदर चला जाता है। इस प्रकार ये
सेल न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ये है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये सॉलिड है, डिसॉल्व फॉर्म में है, इसको अपटेक करना है सेल ने, तो सेल के अगर सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, फोल्ड होने के बाद ये वेसिकल फॉर्म कर लेगी और जो ये डिसॉल्व सॉलिड्स है ये इसमें एनक्लोज हो जाएंगे और उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो वेसिकल है डिटैच हो जाएंगे और सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ये सेल है और जो ये डिसॉल्व फॉर्म में सॉलिड्स है, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, होल्ड हो जाती है और जो ये वेसिकल है ये पूरी तरह से एनक्लोज हो जाता है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटैच होके सेल के अंदर चला जाता है। इस प्रकार पिनोसाइटोसिस से भी सेल न्यूट्रिशन गेन करते हैं। पिनोसाइटोसिस भी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, और पिनोसाइटोसिस हेल्प करता है फैट ड्रॉपलेट्स, वाइटामिन उसको अपटेक करने में। ये पिनोसाइटोसिस जो मैकेनिज्म है ये हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल जैसे किडनी सेल्स है, किडनी सेल्स में जब सेपरेट करना होता है न्यूट्रिएंट्स को फ्लूइड से, तो ये जो किडनी सेल्स जो होते हैं ये सेपरेट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्लूइड से, और जो फ्लूइड होता है, जो यूरिन होता है, उसको एक्सपेल्ड कर देते हैं बॉडी से। इसके लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच सेल्स मूव मटेरियल फ्रॉम विद इन द सेल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मतलब इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर का जो मटेरियल है उसको सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में भेजा जाता है, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस कैसे होता है, जैसे कि ये एक्सोसाइटोसिस है, मतलब ये जो वेसिकल है इसके अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल फील है, मतलब अनवांटेड मटेरियल जो सेल को नहीं चाहिए होता है, वो डैमेज मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वो इसके अंदर फील है। तो ये क्या करेगा, वेसिकल यहाँ से मूव करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके ये अटैच हो जाएगा और इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पे अटैच होएगा वहाँ से टूट जाएगी और जो इसके अंदर जो मटेरियल फील है उसको बाहर के इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, जो एक्सोसाइटोसिस होता है ये हेल्पफुल होता है लार्ज सब्सटेंसेस को, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, या फिर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो सेल के बाहर भेजना होता है, तो उसमें ये एक्सोसाइटोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रकार ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो उसको अगर सेल के बाहर भेजना है तो ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर भेजी जाती है वेसिकल में क्लोज करके। तो नेक्स्ट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल रिकॉग्निशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल रिकॉग्निशन में कैसे हेल्प करती है, इसके ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो हेल्प करते हैं सेल रिकॉग्निशन में। सेल रिकॉग्निशन जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। ठीक है, वो इंट्रिंसिक रिकॉग्निशन और एक्सट्रिंसिक रिकॉग्निशन। ठीक है, इंट्रिंसिक रिकॉग्निशन क्या होती है, जब सेल रिकॉग्नाइज करता है फैमिलियर सेल्स को तो इम्यून सेल्स जो है उसके ऊपर अटैक नहीं करता है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक रिकॉग्निशन। इंट्रिंसिक रिकॉग्निशन में भी क्या होता है कि अगर इसके ऊपर कोई मतलब जो सेल है उसके ऊपर जो करेक्ट मार्कर्स ना प्रेजेंट हो तो इम्यून सेल उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर जो करेक्ट मार्कर्स है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इम्यून सेल सोचेगा कि ये कोई फॉरेन सेल है। ठीक है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए जो करेक्ट मार्कर्स जो होते हैं वो होना ज़रूरी है। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बताया था कि जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल रिकॉग्निशन में। दूसरा है एक्सट्रिंसिक रिकॉग्निशन। एक्सट्रिंसिक रिकॉग्निशन में क्या होता है, जब सेल फॉरेन सेल को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक रिकॉग्निशन, मतलब वो कोई बाहर का सेल है। ठीक है, तो इस तरह से वो उसके ऊपर एक्ट करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल रिकॉग्निशन में। ये सेल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि एक सेल को दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करते हैं। जब एक सेल जो दूसरे सेल के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन, जो मैच्ड ग्लाइकोप्रोटीन को फाउंड करता है तो वो उसके साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये इम्यून सिस्टम को रिकॉग्निशन में हेल्प करती है और ये सेल टू सेल अटैचमेंट में भी हेल्प करती है
और सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करती हैं। सेल सिग्नलिंग में कैसे हेल्प करती है, ये ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को या फिर रिसीव करती है सिग्नल्स को, और जब ये सिग्नल को रिसीव करती है तो सेल स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सेल आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टी सेल्स है, मतलब टी लिम्फोसाइट्स है, इसके ऊपर स्पेसिफिक सेल आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं CD3, CD4 और CD8। ये सेल को मतलब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। टी सेल्स की ये टी सेल्स है, इतना ही नहीं, टी सेल की जो सब कैटेगरीज है उसमें भी हेल्प करते हैं। जैसे कि टी सेल्स में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और रेगुलेटरी टी सेल्स। ठीक है, तो ये जो सेल आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं ये सेल की सब कैटेगरीज को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। इसी प्रकार जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनके ऊपर कौन से आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, CD19। ठीक है, CD19 जो CD जो है ये क्या है, CD को हम क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये एंटीजन्स होते हैं जो टी सेल या बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होती हैं हार्मोन्स के लिए और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए। सेल सिग्नलिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे वर्क करती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे आके लाइगेंड बाइंड करेगा। ठीक है, लाइगेंड बाइंड करेगा तो वो एक सिग्नल ट्रांसड्यूस करेगा। रिसेप्टर उस सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं और उस सिग्नल को आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। इस प्रकार से ये कोई भी जो उससे एसोसिएटेड जो बायोकेमिकल पाथवे होता है या तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं या फिर उसको इनहिबिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, इसके साथ जब लाइगेंड बाइंड करता है तो ये अलाउ करते हैं कुछ स्पेसिफिक आयंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होने में। इसी प्रकार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हार्मोन्स के लिए कैसे रिसेप्टर साइट का काम करती है। जब फॉर एग्जांपल जैसे हम मील लेते हैं तो हमारी मील से हमारी जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो मील में ग्लूकोज मिलता है बॉडी को, तो ग्लूकोज लेवल जब ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है, एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियाज को मैसेज आता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो पैनक्रियाज के सेल्स क्या करते हैं, ये इंसुलिन सिक्रेट करते हैं और इंसुलिन को रिलीज कर देते हैं ब्लड में। वो क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड से ले लेता है और जो अलग अलग टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, इस प्रकार जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में। इसके बिना हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये कैरी करते हैं केमिकल सिग्नल्स एक न्यूरॉन से टारगेट सेल को, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को या फिर एक न्यूरॉन से किसी भी मसल सेल्स को कहीं पे भी सिग्नल ट्रांसड्यूस करते हैं। इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर्स का मतलब होता है न्यूरॉन से सिग्नल्स ट्रांसमिट करना। ठीक है, मतलब सेल क्या करते हैं, ये इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और प्रोसेस करते हैं उस सिग्नल को। इस प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।